आगे आ गई। ओके, और जो भी बच्चा है जल्दी से ज्वाइन करे, एक बार उसको बोलो। क्या नाम है उसका, वंशिका को भी। स्टार्ट करते हैं। चलिए आज एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड एंड विद इन 2 वीक। बिकॉज बहुत बड़ा शो होता है इसका चैप्टर। विद इन 2 वीक्स वी विल फिनिश इट। हम इसे खत्म करेंगे। अब हम सोच समझते हैं कि क्या होता है रिसर्च। रिसर्च आज हम इसके 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। एक, रिसर्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एंड रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो रिसर्च क्या होता है, अगर हमें सिर्फ इतना पता चल जाए तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्या बोलते हैं नहीं आएगा। हमें अगर मीनिंग का पता चल जाए तो हम इन दोनों चीजों को आसानी से कवर कर सकते हैं। पर आगे बेटा तुम्हें सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, एक बार मुझे कंफर्म करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रिसर्च को 2 जगह तोड़ो, एक बनाओ री और एक होता है सर्च। एक होता है री, एक होता है सर्च। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ भी लिखना नहीं है, नहीं तो समझने में इशू होगा। री का मतलब क्या होता है, अगेन या पुनः, अगेन पुनः। और सर्च का मतलब होता है खोजना, खोजना या डिस्कवर करना। सो रिसर्च क्या है, रिसर्च है किसी पॉइंट पर दोबारा से कुछ खोजना। अब दोबारा से मतलब कैसे, यानी कि रिसर्च ऐसी वस्तु पर की जाती है जिन पर पहले से हो चुकी है उन पर भी रिसर्च की जाती है, और जिन पर रिसर्च पहले से नहीं हुई उन पर भी रिसर्च किया जाता है। रिसर्च का मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में नए ज्ञान को ढूंढना, नई नॉलेज को ढूंढना, किसी समस्या के नए समाधान को ढूंढना। और यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ध्यान रखना। नया ज्ञान खोजना, नया फॉर्मूला बनाना, नवीन जो कोई समस्या है उसको एनालाइज करना, उसको डिफाइन करना और उसका सॉल्यूशन देना, ये सारे रिसर्च का काम होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, कोरोना आया, कोविड-19 आया, उस पर क्या किया गया होगा, उस पर टाइम टाइम पे ना बहुत सारी दवाइयां बनी। पहली ने वर्क नहीं किया, दूसरी ने नहीं किया, तीसरी ने नहीं किया, ऐसे लगातार 1 ईयर तक दवाइयां बनती रही। तो हमारी कोविड क्या थी, एक प्रॉब्लम थी, उसको डिफाइन किया जा रहा था हर बार कि ये ऐसी है ऐसी है ऐसी है ऐसी है, इसमें ये आपको जो सिम्टम्स है वो मिलेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आपको बता रहे थे, फिर उस पर सर्च कर रहे थे लगातार, यानी कि वो समस्या का समाधान लगातार ढूंढ रहे थे। यही आपका रिसर्च है। देन एक आपके हैं किलबर्ग, किलबर्ग, 1 मिनट रुक। किलफोर्ड वुडी, किलबोर्ड या किलफोर्ड वुडी, बॉडी। इन्होंने क्या कहा, जो मैंने आपको अभी बताया है इन्होंने वो ही बोला कि रिसर्च होता है किसी पॉइंट पर नई चीज को खोजना। एंड इन्होंने ये बताया कि दिस इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। रिसर्च स्टेप बाय स्टेप करते हैं, रिसर्च करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है, उसी के बेस पर रिसर्च होती है। इन्होंने यही बोला, इन्होंने बोला कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो समस्या को ढूंढता है, उसको डिफाइन करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका संश्लेषण करता है, उसका विश्लेषण करता है, मूल्यांकन करता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो अकॉर्डिंग टू किलफिल्ड बॉयड क्या कहा इन्होंने कि रिसर्च क्या है, किसी प्रॉब्लम को ढूंढना। और कैसे, दिस इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस।
ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और प्रॉब्लम को ढूंढना, फिर उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करना, फिर डाटा कलेक्शन के बाद उसका एनालाइज करना, एनालिसिस के बाद उसका इवैल्यूएशन करना और उसके बाद उसका निष्कर्ष यानी कि डिसीजन देना। यही इन्होंने रिसर्च के बारे में बताया। क्लियर है? तो रिसर्च क्या है? किसी पॉइंट के बारे में दोबारा से खोजना। ये एक सिस्टेमैटिक प्रोसेस है जिसमें किसी प्रॉब्लम को ढूंढना, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना और उसका समाधान ढूंढना। यही एक रिसर्च के मेन काम होते हैं। क्लियर है सबको? अगर हम इसके कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो इनका कैरेक्टराइजेशन भी सेम होता है। कौन सा? प्रॉब्लम को ढूंढना, डाटा को कलेक्ट करना, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, डिफाइन करना, किसी समस्या को बताना, फिर उस समस्या का समाधान ढूंढना और समस्या के समाधान को ढूंढकर जर्नलाइजेशन करना। जैसे जब कोविड-19 की बन गई तो उस वैक्सीन का क्या किया गया होगा? जर्नलाइजेशन किया गया होगा, यानी कि उसे सब पे लागू किया जा सकता है। एक पॉपुलेशन पर हमने रिसर्च किया और हमने सब पर लागू कर दिया। मैं कहता हूं कि जो चाय होती है ना, चाय पीने से इंसान की नींद इफेक्ट होती है। अगर किसी को नींद आ रही है तो उसे चाय पिला दो तो वो इफेक्ट। मैंने क्या ले लिए, चाय मैंने उन्हें जब उन्हें सोने का टाइम था मैंने उन्हें चुप हो गए, वो उनको नींद मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपको सोने से बचना है, ज्यादा नींद आती है तो यू कैन टेक टी, आपको चाय लेनी चाहिए। और चाय लेने से क्या होगा? आपकी नींद कुछ समय के लिए टल जाएगी और ये फैक्ट है। तो किसी समस्या का समाधान, उस समस्या को ढूंढना, उसका समाधान ढूंढना, उसे एनालाइज करना और उसका सॉल्यूशन करना, न्यू नॉलेज को गेन करना, न्यू फॉर्मूलेज बनाना। ठीक है? जैसे कि आइंस्टीन थे, उन्होंने बताया कि जमीन में, उन्होंने ही बताया था ना, कि उन्होंने बताया था कि जमीन में ग्रेविटी होती है। सॉरी, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने नहीं, न्यूटन ने, सॉरी। सो हाँ, न्यूटन ने बताया, लेकिन उसी फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया गया। कहां किया गया है बताओ? आपके एरोप्लेन, आपको एरोप्लेन उड़ते हैं वो उस फॉर्मूले को ब्रेक करके ही उड़ते हैं, अदरवाइज 300 टन का लोहा हवा में थोड़ी उड़ सकता है। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? रिसर्च से। यानी कि कोई भी नॉलेज फिक्स नहीं है, कोई भी नॉलेज फिक्स नहीं है। हर नॉलेज को ब्रेक किया जा सकता है, किसी भी चीज पर रिसर्च किया जा सकता है। एंड अगर आप कोई रिसर्च करते हैं और उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आता है तब भी वो एक रिजल्ट है, तब भी वो एक रिसर्च है। तो आपका कैरेक्टराइज हो गए, आपका डेफिनेशन हो गया। क्लियर है सबको? चलिए अब हम बात करेंगे इसके। हाँ, एक बार इसको टिक क्लिक कर लो आप लोग, सर जल्दी से नोट कर लो। क्या लिखा है? बेटा ये एनालिसिस लिखा है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ANL लिख देना, ANLY, और उसके एनालिसिस इवैल्यूएशन। सर ना ब्लर आ रही है थोड़ी, तो आप शिवानी को फोटो को क्लिक कर लेगी और ग्रुप में सेंड हाँ, कर शिवानी देगी। क्लिक करके ग्रुप में डाल देगी, ये शिवानी का वर्क है। शिवानी ग्रुप में डालेगी, शिवानी का काम है। एक तो ये बेचारी ऑफलाइन आके भी पढ़े हैं, तुम घर से ही से ये बता दो, अच्छी बात है तुम्हारी, है ना? बच्चे आलसी हो गए मेरी तो क्लास की, घर पे रहना शुरू कर दिया दोनों सब लोग। सर आएंगे, हम मैम आगे आएंगे क्लास लेने अब परसों से। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य तो हमने कर दिए, न्यू नॉलेज को गेन करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, नए फॉर्मूले बनाना, प्रॉब्लम को एनालाइज भी करना, अपना जो भी आपने रिसर्च किया उसका इवैल्यूएशन करना और इवैल्यूएशन करके उसका क्या करना? डिसीजन दे देना या कंक्लूजन दे देना। ठीक है? अब इसके इंपॉर्टेंट एंड यूजीसी नेट के जो एग्जाम अभी देने वाले हैं वो बच्चे ध्यान से सुन ले भैया। 2 नंबर का क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता,
इस क्लास के अंदर से जो हम फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्लीट लिख लेना, मैंने शॉर्ट लिखा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल 12 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर। कितने हैं? 12। लेकिन हम 12 के 12 आज नहीं लिखेंगे, हम जिन्हें आज पढ़ेंगे बस उन्हें लिखेंगे। याद रखना, आज 3 ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला आता है आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। दूसरा आता है आपका रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी। और तीसरा है आपका वैलिडिटी, वैलिडिटी। आज इन तीनों को कंप्लीट करेंगे अभी, ठीक है, और कोई बात नहीं। कैसे? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करो, अगर इसका हिंदी वर्ड देखो, तो एक हिंदी वर्ड से इस पॉइंट का पूरा डाटा आपको लर्न हो जाएगा। क्या है? तथ्यात्मक। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक रिसर्च को तथ्य यानी कि वो पॉइंट जो आप लेके चले हो, और यानी कि वो रिजल्ट जो आपका आया है, सिर्फ उसी पर आधारित होना चाहिए। सर कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिसर्च में हमारा पर्सनल ओपिनियन मायने नहीं रखता। हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च में हमारा पर्सनल ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता। हमें क्या लग रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या किसी और को क्या लग रहा है उस राय को आप रिसर्च में नहीं लेना चाहिए। आपने रिसर्च की, जो डाटा, जैसा डेटा आपको मिला है, आपको उसे वैसे ही प्रेजेंट करना होगा। तथ्यात्मक यानी कि बेस ऑफ डेटा, बेस ऑफ डेटा। और सेकंड पॉइंट इसमें जो लर्न करने का है वो है कि इसमें पर्सनल ओपिनियन, ओनली सब्जेक्टिव, हाँ, पर्सनल ओपिनियन आपको नहीं लेना। दैट इज द पॉइंट, एंड दिस इज द पॉइंट ऑल्सो लर्न। इसमें और कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक रिसर्च को ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए, जो डेटा आपको मिला है वो ही आप दोगे, उसमें आपका पर्सनल ओपिनियन या किसी अन्य व्यक्ति की एडवाइस कोई मायने नहीं रखती। अगर आपने ऐसा अपनी रिसर्च में किया है तो आपके रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी। क्लियर है सबको? क्लियर है? कोई पॉइंट? ऑनलाइन क्लास भी जल्दी से बताया करो, इन्फॉर्म किया करो बेटा। ये अनम्यूट रखो आप लोग माइक, मुझे पता चलना चाहिए आपको। यस नहीं तो मैं ऑफलाइन बनाना शुरू कर दूंगा। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को तोड़ दो 2 जगह। एक करो री और एक लायबिलिटी। री माने दोबारा, और लायबिलिटी माने लायबल, विश्वास के लायक। वेरी गुड। सो अगर मैं इसके दोनों हिंदी पॉइंट को मैच कर दूं, री माने पुनः यानी कि अगेन, लायबिलिटी माने मतलब विश्वास के लायक, दोबारा से विश्वास के लायक। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, ये रिसर्च में रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो रिसर्च है उसे हम सेम सैंपल पे, सेम इक्विपमेंट से, सेम मेथड से जितनी बार भी रिसर्च करें, हर बार रिजल्ट सेम आना चाहिए। हर बार रिजल्ट कैसा आना चाहिए? सेम। एग्जांपल से समझेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल लो, ये एक सैंपल है ए, ये आपका सैंपल है।
और आज के डेट पे आपने, आज जो भी तारीख है आपकी 30 है, 30/05/2022, आपने एक सैंपल लिया ए, इस पर इक्विपमेंट लिए आपने बी, मेथड लगाया सी और रिजल्ट दिया डी। ध्यान से सुनना, ये ही आपका कंप्लीट कर देगा आपकी पूरी डेफिनेशन को। एंड मैं आप लोगों को, जो ये दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, डेफिनेटली वो लोग, मैं आप लोगों को बोलता था कि आप नोट्स मत बनाओ, मैं ही आपसे बोलता हूं नोट्स बनाना। यू हैव सफिशिएंट टाइम अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना, ठीक है। ये सैंपल हो गया, ये इक्विपमेंट ले लिया, ये मेथड हो गया, ये रिजल्ट आया। अगर मैं अगला महीना, नेक्स्ट मंथ, यानी कि 30/6/2022 सेम सैंपल लूं, सेम इक्विपमेंट लगाऊं, सेम मेथड लगाऊं, तो मेरे रिजल्ट भी सेम आना चाहिए। ये होता है रिलायबिलिटी। अब जितनी बार भी मैं इस सैंपल पर ये इक्विपमेंट और ये मेथड लगाऊंगा, हर बार मेरा रिजल्ट सेम आना चाहिए। इसे ही बोलते हैं रिलायबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी। यानी कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं और कोई सैंपल या डेटा यूज करके, मेथड यूज करके कोई रिजल्ट देते हैं, तो हर बार वो रिजल्ट सेम आना चाहिए, तब माना जाएगा कि आपके रिसर्च में रिलायबिलिटी है। क्लियर है या नहीं सबको? ऑनलाइन वाले ये दोनों बच्ची पीटेंगे, आप लोगों को सुनता नहीं है? सर आ गया समझ। क्लियर है? जल्दी करो, फिर इसके काइंड्स हैं, इसके काइंड्स हैं हमारे पास। इनको ग्रुप में ऐड कर दो, आपका नंबर दे देना, ये लोग आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, मैं आपको नोट्स भी सेंड करूंगा, ठीक है। जल्दी से कवर करो। सिर्फ 3 लाइन याद रखनी है, सेम सैंपल, सेम इक्विपमेंट, सेम मेथड, तो हर बार रिजल्ट सेम आना चाहिए। दिस इज योर रिलायबिलिटी। क्लियर है सबको? चलिए अब हम इसके कुछ काइंड्स की बात करते हैं। रिलायबिलिटी के ना टोटल 4 प्रकार होते हैं। रिलायबिलिटी के कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूं। कौन कौन से काइंड्स होते हैं मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। चलिए कर दी बेटा, है ना, समझ में आया? एक होता है टेस्ट रीटेस्ट, एक होता है इंटररेटेड, एक होता है पैरेलल और एक होता है इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी। रिलायबिलिटी के 4 प्रकार होते हैं। अब हम चारों को डिफाइन करेंगे, ठीक है, जल्दी से। पहला होता है आपका टेस्ट रीटेस्ट। ये साथ साथ लिखना, जब मैं डिफाइन करूं तब मत लिखना, बस टेस्ट रीटेस्ट। दूसरा होता है इंटररेटेड, आंतरिक टेस्ट रीटेस्ट, इंटररेटेड, पैरेलल और इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है? समांतर अंतर्गत। सर ये सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है बेटा इंटररेटेड, INTER, इंटर RATED, इंटररेटेड। अंतरदर समांतर, अंतरदर निर्धारित करता है ये समांतर दर निर्धारित करता है, ये इंटरनल आंतरिक दर निर्धारित करता है।
ठीक है। सो अब हम बात करते हैं आगे, लिखना बंद करो जल्दी से। इंटर रेटेड क्या, टेस्ट रिटेस्ट। जो हमने अभी 1 मिनट पहले एग्जाम्पल यहां लिखा था, इसमें वही एग्जाम्पल लगेगा। और थ्योरी क्या होगी कि जब हम किसी सैंपल पे सेम इक्विपमेंट से, लेकिन एक ही पर्सन यानी कि रिसर्चर 1 आज एक सैंपल पर क्या किया, टेस्ट लिया। आज एक सैंपल पर आपने क्या किया, रिसर्च किया या टेस्ट किया। इक्विपमेंट ए बी लिया और आपका मेथड सी लिया और रिजल्ट डी दिया। दोबारा इसी रिसर्चर फर्स्ट ने कुछ समय के बाद सेम सैंपल पर सेम इक्विपमेंट से सेम मेथड का यूज करते हुए अगर सेम रिजल्ट देगा तो आपके रिलायबिलिटी टेस्ट, आपका जो रिसर्च की रिपोर्ट है या रिसर्च है, उसमें आपकी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है। अगर चेंज हो गया तो नहीं है। समझ में आया? यानी कि आज टेस्ट लिया, किसी एक ही आदमी ने आज टेस्ट लिया आपका और फिर कुछ दिन बाद फिर लिया और दोनों ने रिजल्ट सेम दिया, तो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी होती है। एक एग्जांपल और देता हूं। अगर आप किसी बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करने गए, आपने उसे उसकी बुक से एक अच्छा सा टेस्ट बना के दिया, ठीक है, और आपने डिक्लेयर किया कि वो उसका बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा है, तो 10 दिन में उसका आईक्यू लेवल डाउन नहीं हो जाएगा। आप 10 दिन बाद जाके टेस्ट लो, रिजल्ट समथिंग ही आएगा। रिजल्ट वो ही आएगा जो उसने पहले लाया है। अगर 80 लाया होगा तो 75 के समथिंग में आ जाएगा, 85 भी ला सकता है। आईक्यू लेवल अच्छा है तो बस आईक्यू लेवल अच्छा है, ये आपके लिए टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी होती है। क्लियर है? अगला है इंटर रेटेड। इंटर रेटेड क्या होता है, देखो ये आंतरिक निर्माता आंतरिक दर को बताएगा। आंतरिक दर क्या होता है, इसे अंतर भी बोल लो। अंतर दर से याद रखो। अंतर दर से मतलब कैसे याद रखते सर, इसमें एक ही आदमी दोनों टेस्ट ले रहा था, जहां पर 2 आदमी एक ही टेस्ट को ले लेंगे। जैसे ये रिसर्चर फर्स्ट है और ये रिसर्चर सेकंड चला गया, है ना, इसने भी रिजल्ट ये दिया, इसने भी रिजल्ट ये दिया। आपके टेस्ट में इंटररेटेड रिलायबिलिटी है, आंतरिक दर निर्धारित है। जैसे हाँ, मैं एग्जांपल देता हूं। अब ये पॉइंट समझ में आया? टेस्ट रिटेस्ट में एक ही रिसर्चर दोनों बार टेस्ट कर रहा था, इंटररेटेड में 2 रिसर्चर एक टेस्ट कर रहे थे। मैं और शिवानी दोनों रिसर्चर है। हमें एक मरीज के घाव देखने जाना है कि उसके घाव भर गए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बना के शिवानी को दे दिए गए, कुछ क्वेश्चन बना के मुझे दे दिए गए, ठीक है। सैंपल सेम है, एक मरीज है, उसके घाव को भरने देखने जाना है। इन्होंने अलग मेथड यूज कर लिया होगा, मैंने अलग मेथड होगा, लेकिन अगर हम दो तो इंटररेटेड रिलायबिलिटी होगी। यानी कि अगर शिवानी ये कहती है कि घाव काफी सूख चुके हैं और मैं भी आके ये कहता हूं कि हाँ घाव में पहले से काफी अंतर हो गया है या काफी ठीक हो गए हैं, तो दोनों का रिजल्ट सेम है। यानी कि रिसर्चर 2 थे लेकिन उनका रिजल्ट सेम है। सेम सैंपल पर सेम इक्विपमेंट से और सेम मेथड लगा के अगर हमने दोनों ने रिजल्ट बराबर दिया तो उसे इंटररेटेड रिलायबिलिटी बोलते हैं। बताओ समझ में आया या नहीं? क्लियर है? चलिए, पैरेलल का मतलब होता है समांतर। सर समान, यस। सर ये इंटररेटेड में मेथड डिफरेंट होंगे या सेम होंगे? सेम रहेंगे बेटा, सेम सैंपल, सेम इक्विपमेंट, सेम मेथड और रिजल्ट सेम, बस आदमी अलग अलग हो जाएंगे। हाँ उसमें आदमी अलग अलग होंगे बस, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। आगे बढ़े, अब हम पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है समांतर, यानी कि समान रूप से अंतर करके किसी एक ही चीज को मेजर करना, किसी एक ही पॉइंट को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा।
मान लो यूजीसी नेट, यूजीसी इसका एग्जाम है आपका, ठीक है, एक पहली पाली में हो गया या एक आज की तारीख में, एक कल की तारीख में और एक परसों की तारीख में। 3 एग्जाम हो गए, एक आज की तारीख में, एक कल की तारीख में, एक परसों की तारीख में। इसे हमने सेट फर्स्ट बोल दिया, इसे हमने सेकंड बोल दिया, इसे हमने थर्ड सेट बोल दिया। क्या तीनों के क्वेश्चन सेम होंगे? नहीं होंगे, यानी कि मेथड भी अलग यूज कर लिया, तरीके भी अलग हैं, इक्विपमेंट भी अलग है, लेकिन मेजर सिर्फ एक ही चीज को कर रहे हैं। किसको? फर्स्ट पेपर की 10 यूनिट। एग्जाम्स के पॉइंट्स जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेजर एक ही चीज को किया जा रहा है। किसको? फर्स्ट पेपर की नॉलेज कितनी है और फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट है? 10। तो उन्हीं 10 यूनिट में से आएगा अलग अलग। तो क्या समझोगे? जब एक रिसर्च में किसी एक तथ्य को क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए अलग अलग मेथड दिए जाएं और उनका रिजल्ट भी भैया सेम ही आ जाए, तो आपके टेस्ट में रिलायबिलिटी है। कैसे? शिवानी को टेस्ट फर्स्ट दिया गया और ये 70 नंबर लेके आई, अगर टेस्ट सेकंड दो तो 65 से 75 के बीच ले आएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि यहां 70 ले आई और यहां 25 ही लेके आए। अगर इसमें नॉलेज है तो इसमें भी नॉलेज तो उतनी ही है ना। अगर इतने इसे कर सकते हो तो इसे इतना कर सकते हैं, और ये आया है तो यहां आपका 60 और 80 आ सकता है। समान अंतर है, समांतर लगभग आसपास। बताओ समझ में आया या नहीं? यानी कि आपके रिसर्च में जब एक ही चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड से उसे मेजर किया जाए और रिजल्ट फिर भी सेम हो, तो उसे क्या बोलेंगे? पैरेलल रिलायबिलिटी। बताओ समझ में आया नहीं? सर इस वाले क्वेश्चन में मतलब एक ही पर्सन होगा जो सर्च कर रहा है सारा, और उसके इक्विपमेंट्स अलग है, मेथड्स अलग है, बट रिजल्ट सेम है। इंसान भी सेम है और रिजल्ट भी एक ही सेम है। रिसर्चर है जो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से मेजर कर रहा है। इसे आप ऐसे लर्न करो तो इजी है कि एक रिसर्चर एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से मेजर कर रहा है, लेकिन पॉइंट एक ही है। यूजीसी नेट, हमें बच्चे की देखनी है कि उसे नॉलेज कितनी है, तो पॉइंट तो यूजीसी नेट ही है। क्लियर है? अब पढ़ेंगे इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी। इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी क्या होता है? तो इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी को मैं आपको एक टेस्ट देता हूं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब मुझे दे दो। 1 2 3 4। इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी के लिए इन 4 पॉइंट का आप मुझे आंसर दे दो। अब 2 तरीके के आदमी होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आदमी कितने तरीके के होते हैं? 2, एक पॉजिटिव थिंक वाला, एक नेगेटिव। चक्षु है पॉजिटिव और शिवानी है नेगेटिव। आपको नेगेटिव बोलना है, आपको पॉजिटिव बोलना है, और रैंक देना है कितने से? 1 से 5 के बीच में। पॉजिटिव होगा वो 4 और 5 दे सकता है, जो नेगेटिव है वो 1 और 2 दे सकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव हो? 5। अब आपको नेगेटिव बोलना है, आप अपने फ्यूचर के लेकर पॉजिटिव हो? नेगेटिव। यानी कि अकॉर्डिंग टू चक्षु 5 एंड अकॉर्डिंग टू शिवानी नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव हो, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो आपका आज का दिन बेस्ट होगा? आपका आज का दिन बेस्ट होगा? 1 2। यानी कि एक चीज को ध्यान से देखना, अगर आपने पहले को 5 दिए या 4 और 5 दिया, तो आपको दूसरे भी 4 और 5 देना पड़ेगा। रैंक दूसरे को भी 4 और 5 देना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट को 1 या 2 दिया है तो सेकंड को भी 1 2 दोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले को तो 4 से 5 दे दो और दूसरे में बोल दो कि 1 2।
आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अपने फ्यूचर के लेके बहुत पॉजिटिव हूं, बट आज के दिन मेरे साथ कुछ भी अच्छे होने वाला नहीं है, ये तो अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। सो इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी होती है जो आपसी कोरिलेशन को बताती है। क्वेश्चन बन जाता है क्या कि उस रिलायबिलिटी का नाम बताओ जो आपसी कोरिलेशन को बताती है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट माना है, सेकंड भी मानना पड़ेगा, थर्ड भी मानना पड़ेगा, फोर्थ भी मानना पड़ेगा, और रैंक भी उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी फर्स्ट को दी है। और अगर आपने फर्स्ट को रैंक कमजोर दिया है तो सेकंड को भी वीक दोगे, थर्ड को भी वीक दोगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्यूचर के लेके तो हो नेगेटिव और आप आज ये बोलोगे मेरे साथ तो सब कुछ अब अच्छा ही अच्छा होगा, ये तो दोनों अपोजिट हो गए। तो इसे आपकी इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी कहते हैं। और ये क्या बताती है, इस पॉइंट को याद रखना, कोरिलेशन को बताती है। कोरिलेशन, सहसंबंध। कोरिलेशन को डिफाइन करती है। बताओ समझ में आया है नहीं? क्या लिखेंगे सर इसमें लिखेंगे कि इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी एक रिसर्च के कोरिलेशन, जो रिसर्च के अंदर पॉइंट्स हैं उनके कोरिलेशन को बताती है। कोरिलेशन, CORELATION, कोरिलेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? अब एक पॉइंट और है। हाँ बोलो आप। हमारा जो टेस्ट आइटम है उनकी कोरिलेशन को बताए। हाँ बेटा, शिवानी या किसने पूछा है, ध्यान से सुनना। इंटरनल, हाँ परागी, इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी होती है कि जब आप रिसर्च के लिए एक टेस्ट बनाते हो, राइट, तो उस टेस्ट में जो क्वेश्चन आप लेके चलोगे उनका आपस में संबंध, उनके अंतर्गत सह संबंध होना चाहिए। यही होती है इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी। ठीक है सर मीन्स हम कौन सी, CON, ये गलत लिखी हुई है भैया, कौन सी होता है CON, कौन सी, QUENCE, कॉन्सिक्वेंसी। क्लियर है? पॉइंट चारों क्लियर है? तो लिख द पिक और आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक मिनट, अभी एक काम और है। आप अपने रिसर्च में रिलायबिलिटी को चेक कर पाओ, आप अपने रिसर्च में रिलायबिलिटी और खासकर इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी को चेक कर पाओ, उस मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है स्प्लिट हाफ मेथड, SPILIT, स्प्लिट हाफ मेथड। टेस्ट रिटेस्ट यानी कि परीक्षण, पुनः परीक्षण, इंटररेटेड, दो अलग अलग रिसर्चर जिसे अंतरदर कहते हैं, अंतरदर निर्धारित करती है ये। पैरेलल, एक ही पॉइंट को अलग अलग मेथड से मेजर करना और रिजल्ट सेम आए। इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी, किसी रिसर्च के आइटम्स के बीच कोरिलेशन होना जरूरी है, और इन सबको चेक करने के तरीके को स्प्लिट हाफ मेथड कहते हैं। और स्प्लिट हाफ मेथड क्या होता है, पहले लिखना बंद करो और देख लो। ये एक टेस्ट है भैया, है ना, रिसर्च का कोई टेस्ट बना हुआ है, इसमें क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन है। स्प्लिट हाफ, आधा कर दो, स्प्लिट हाफ आधा कर दो, यानी कि ऊपर 4 कर दिए, नीचे 4 कर दिए, हाफ हो गया। पहले ग्रुप ए को ये दिया और ग्रुप बी को ये दिया, इनका रिजल्ट 70% आया और इनका यहाँ रिजल्ट 80% आया, राइट। अब हमने बदल दिया, ग्रुप बी को ये दे दिया और ग्रुप ए को ये दे दिया, तो यहां अगर इनका रिजल्ट यहां पे आ जाए या तो 72 आ जाए या 65 से 72 के बीच में आ जाए, और यहाँ पे 75 से 82 के बीच में आ जाए, तो इनके बीच क्या होगा, रिलायबिलिटी है। स्प्लिट नहीं, ये बताता है कि इनके बीच रिलायबिलिटी है या नहीं है। हाँ, इनके बीच रिलायबिलिटी है। देन हम किसी भी रिलायबिलिटी को चेक करने का जो मेथड है
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, जरूर नोट कर लेना कि रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है स्प्लिट हाफ मेथड से। क्लियर? खत्म करो इसे भी, क्लिक करो इसे। क्लियर है? कर दो बेटा अब। चलिए, रिलायबिलिटी खत्म। अब बात करेंगे वैलिडिटी की। भैया वैलिडिटी क्या होता है, क्या मीनिंग होता है वैलिडिटी का, कोई बता दो यार आप में से हमें। वैलिडिटी का मतलब होता है जो बोला गया है क्या वो ही किया गया है, सिंपल। जो ये ना कॉल लगातार आ रहा है। वैलिडिटी का मतलब होता है जो बोला गया है क्या वो ही मेजर किया जा रहा है। कैसे? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं वैलिडिटी। यानी कि वैलिडिटी को अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोल दूं तो ये कह सकते हैं कि वैलिडिटी होती है जो मैंने बोला है मैं वो ही करूंगा, यानी कि एक रिसर्च में जो बोला गया है वही होना चाहिए, यही आपकी वैलिडिटी होती है। जैसे मान लो मुझे 10th क्लास के बच्चों का IQ लेवल चेक करना था, तो देना था, मैं गया 10th क्लास के बच्चे मैंने उठाए और मैंने 10th क्लास के बच्चों का, आने दो मेरा तो मेरा ही आ रहा है। छोड़ो, जो मैंने बोला वही कर रहा, यानी कि जो मैंने शरत कर दिया। आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों? यस सर, आ रही कौन किसने मेरा? आ रही है, आ रही है। अरे वो हेलो, हेलो सर, सर अटक रहा है हाँ बीच। बेटा, हाँ ठीक है। जितने आपने कहा गया है या वो करता है जो बोला गया, बोल रहे हैं बहुत सारे तो देख लेते हैं सर है ना। आपकी आवाज आ रही है क्लियर? नहीं आ रही बेटा आवाज? नहीं सर, क्लियर नहीं आ रही है। आप लोगों को आपके नेटवर्क में कुछ इशू है, वीडियो भी ठीक से नहीं चल रही, आवाज भी नहीं आ रही। आज नेटवर्क ही इशू है यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने डाउनलोड भी करके चलिए। वैलिडिटी आपको वर्ड से पता चल रहा है जो वैलिडिटी बोली गई है, बोला गया है फेस मतलब चेहरा जैसा बोला गया है वैसा दिखना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं, मैं आपका आपकी लेवल टेस्ट लूंगा, मैं आपका IQ लेवल टेस्ट लूंगा, क्वेश्चन में प्रिपरेशन तो की है। जब मैंने टेस्ट लिया
नहीं बता रहे थे, तो क्या मेरी रिसर्च चक्षु जवाब उनको मैंने बताए थे और मैंने क्वेश्चन अगर कुछ और भेज दिए नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका फेस वैलिडिटी हो गया। इसे हिंदी में बोला गया है वैसा दिखना चाहिए। दूसरा होता है कंटेंट। बस फेस वैलिडिटी दोबारा समझाना, आपकी आवाज बीच में कट रही थी। चाहिए रिसर्च में जितना कंटेंट है, जितना कंटेंट होना चाहिए वो पूरा कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए। उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स, कुछ उससे रिलेटेड है और उसका कंटेंट पूरी सामग्री होनी चाहिए। एग्जाम फोर्थ स्टैंडर्ड आप लेने गए टेस्ट, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे का आप टेस्ट लेने गए मैथमेटिक्स का। भैया आपको क्या देखना, उसका प्लस भी देखना पड़ेगा कि इसको ऐड करना आता है क्या, माइनस भी देखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन भी देखना पड़ेगा और डिवाइड भी देखना पड़ेगा। अगर एक भी कंटेंट को आपने छोड़ दिया तो आपकी रिसर्च वैलिड थोड़ी रह जाएगी। आप उस बच्चे का आईक्यू लेवल थोड़ी बता सकते हो। अगर आपने उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा तो आप कह सकते हो कि वो मैथ में मजबूत है? नहीं, कंटेंट वैलिडिटी कि उस कंटेंट से जिससे रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हो, पूरा कंटेंट, उस पॉइंट से रिलेटेड पूरा कंटेंट दिया जाना चाहिए एक रिसर्च के अंदर। तो आपके किसमें, आपके रिसर्च में क्या हो जाएगी? कंटेंट वैलिडिटी हो जाएगी। बिल्कुल, हिस्ट्री के क्वेश्चन होना चाहिए, पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। मुझे अगर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड कराई है, पढ़ाया है और मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड की डेफिनेशन पूछनी आपको आनी चाहिए। मुझे उसमें आप क्वेश्चन पूछने होंगे डेफिनेशन से, कुछ फैक्टर से, उसके ऑब्जेक्टिव से, उसके मेथड, यानी कि पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड लेना होगा ये जानने के लिए कि आपके टीचिंग, तो ये आपका। अब बात करेंगे कंस्ट्रक्ट।
के ऐसा तुमने बोला तो ऐसा ही हो गया फ्यूचर में, कैसे याद कर सकते हो कि आप इस तो और पहले इंटरनेट